हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएसएफ आरओ आरएम के लिए भौतिक विज्ञान की सीरीज का पार्ट नंबर नेक्स्ट, जिसके अंतर्गत हम कुछ थ्योरी पार्ट तथा कुछ क्वेश्चन पास को डिस्कस करेंगे। तो अतः जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। चलते अपने थ्योरी पार्ट की तरफ। थ्योरी पार्ट का जो लेसन है वो लॉ ऑफ मोशन है, यानी गति के नियम। दोस्तों, तो इसमें जड़त्व का नियम क्या होता है? तो जो जड़त्व का नियम होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया इसे बोलते हैं। तो जड़त्व का नियम होता है किसी पिंड अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था अथवा गति की दिशा में बदलने में समर्थ रहता है, तब तक इस पे कुछ बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तो पिंड की यह असमर्थता ही जड़त्व कहलाती है। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था, पिंड का द्रव्यमान ही उसकी जड़त्व की माप होती है। आपको ये याद रखना है। अब न्यूटन का प्रथम नियम है। जो न्यूटन का प्रथम नियम है, यहाँ से देखते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। आपको ये याद रखना है। तो अब फिर से नेक्स्ट है कि न्यूटन के गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसलिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। आपको ये याद रखना है। अगला जो है कि बल की परिभाषा। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से क्या होता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से जो होता है वो गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। आपको याद रखना है कि गति के जो प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले की तरफ। अगला है बल यानी फोर्स। फोर्स क्या होता है? बल वह भौतिक कारक है जो किसी पिंड पर लगाकर उसकी अवस्था परिवर्तन करती है या अवस्थान परिवर्तन करने की चेष्टा करती है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। और एसआई पद्धति में बल की गुरुत्वीय इकाई किलोग्राम भार होती है, यानी किलोग्राम भार होती है। आपको ये याद रखना है। या किलोग्राम यानी केजीएफ होती है। आपको इसको शॉर्ट रूप में याद रखना है कि बल की जो एसआई पद्धति में यूनिट होती है वो होती है केजीएफ, यानी किलोग्राम और एफ हो जाएगा। चलते हैं अगले की तरफ। अगला जो है, अगला कुछ बल की विशेष अवस्थाएं हैं। बल की निरपेक्ष इकाई का मान सभी जगह समान है, परंतु बल की गुरुत्वीय इकाई अलग अलग स्थान पर अलग अलग ग्रह के साथ परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि ये जी के मान पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना कि जी की जो वैल्यू है वो प्रत्येक ग्रह के लिए अलग अलग होती है। आपको ये पता होना चाहिए। यह है कि गुरुत्वीय इकाई निरपेक्ष इकाई की जी गुनी होती है। चलते हैं। अगला है मोमेंटम। मोमेंटम माने संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग को जो हम पी से डिनोट करते हैं, संवेग जो होता है हमारा, वो होता है किसी वस्तु द्वारा संग्रहित गति की मात्रा संवेग कहलाती है। यानी किसी वस्तु में द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के जो बराबर होता है उसे संवेग कहते हैं। संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो इसे पी बराबर एम इंटू वी लिख सकते हैं। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि, इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। संवेग का एसआई मात्रक मीटर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड होता है, यानी केजीएम प्रति सेकंड होता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जिससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। तो और इसी प्रकार न्यूटन का जो दूसरा नियम है, गति का नियम है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु का संवेग भी परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होगी तथा उसके परिवर्तन की दिशा आरोपित बल की दिशा के अनुदिश होगी। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलेगा एफ बराबर एम इंटू ए। ये गति के द्वितीय नियम यानी न्यूटन के द्वितीय नियम से निकलता है। और अब फिर है आवेग। आवेग जो होता है इम्पल्स होता है। ये क्या होता है? जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय अंतराल के लिए लगता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग वस्तुतः बल की क्रिया का मात्रक है। इसे जे से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। तो जे बराबर क्या होगा? एफ इंटू डेल्टा टी। आपको ये पता होना चाहिए कि आवेग क्या है। आवेग की एसआई यूनिट होती है न्यूटन सेकंड होता है। आवेग जो है संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी एफ इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी। आपको ये याद रखना है। चलते हैं न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार। इसे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। यह जो होता है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत प्रक्रिया होती है। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के निम्न तथ्य नीचे दिए गए हैं, आपको उनको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया कभी भी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं।
बल का अस्तित्व हमेशा जोड़ों में होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया का मान बराबर परंतु दिशा में विपरीत होता है। दोनों बल एक ही दोनों बल किसी एक बल की क्रिया तथा दूसरे बल की प्रतिक्रिया माने जा सकते हैं। आपको ये भी याद रखना है। अब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये क्या होता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम? ये होता है किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत होता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ये होता है P1 प्लस P2 बराबर कांस्टेंट, यानी कितनी भी रेखीय संवेग की वैल्यू हो वो सभी उनका योग जो होता है वो नियतांक होता है। आपको ये पता होना चाहिए। इसी प्रकार ये है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn तक बराबर कांस्टेंट होगा इन वस्तुओं के लिए। अब रेखीय संघट्ट में रेखीय संवेग संरक्षण जो होता है वो क्या होता है कि M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 U2। आपको ये पता होना चाहिए, ये होता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण ये काफ़ी अच्छा सूत्र है आपके एग्जाम के लिए। अगला है कि M1 M2 दो पिंड AB के द्रव्यमान हैं तथा U1 और U2 क्रमशः टक्कर के पहले के वेग हैं। V1 और V2 जो टक्कर के बाद के वेग हैं। आपको ये याद रखना है कि न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में ही मूल नियम है, प्रथम और द्वितीय नियम इस मूल नियम में निहित है। यानी न्यूटन के गति विषयक जो तृतीय नियम है ये मूल नियम है और इसमें प्रथम और द्वितीय नियम क्या है, इसमें समाहित है। न्यूटन के गति विषय नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं, इन्हें देख लेते हैं कि लिफ्ट में। ये दोस्तों बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है। इस चैप्टर से एक सवाल आपके एग्जाम में, आरएम के एग्जाम में तथा आरओ के एग्जाम में एक सवाल निश्चित ही पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो न्यूटन के गति के नियम के अनुप्रयोग जो हैं कि लिफ्ट में आभासी भार, यानी एक लिफ्ट जब स्थिर है या एक समान वेग से a बराबर 0 से चल रही है तो उस पर जो r बराबर होगा mg होगा, यानी आपका भार होगा वो w0 होगा। तो अब होता है जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाती है, तो जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो उसका भार क्या हो जाएगा, W0 बराबर ए प्लस ए अपान जी, यानी उसका भार बढ़ जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि जब एक लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो उसमें जो व्यक्ति होता है उसका भार बढ़ा हुआ मिलता है, यानी W0 कोष्टक 1/1 प्लस ए अपान जी होता है। और अब जब नीचे की ओर जाती है तो उसका भार घटा हुआ प्रतीत होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा एम जी बराबर एम जी, यानी जो उसका भार हो जाएगा एम जी कोष्टक 1 माइनस ए अपान जी होता है। तो इसका जो भार हो जाएगा W0 1 माइनस ए अपान जी होता है। दोस्तों अब आपको यहाँ से ये तथ्य को अपने दिमाग पे रखना है कि जब ए छोटा होता है, जब ए बड़ा होता है जी से, तब आवासी भार ऋणात्मक होता है तथा इसका मतलब यह है कि पिंड लिफ्ट की छत पर जा लगेगा। तथा दूसरा है जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है जिससे लिफ्ट ए बराबर जी त्वरण से गिरता है, अर्थात लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, तो R बराबर होता है एम जी माइनस जी, यानी ऊपर की ओर लगने वाला त्वरण और नीचे की ओर लगने वाला त्वरण दोनों एक समान आ जाते हैं, तो R बराबर 0 हो जाता है। यहाँ पे उसका भार जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब लिफ्ट जो है एक समान त्वरण से ऊपर की ओर चढ़ती है तो व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब एक समान त्वरण से नीचे की ओर चलती है तो व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। और जब डोरी टूट जाती है, यानी जो लिफ्ट होती है वो स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है, तो उसका जो व्यक्ति का भार होगा वो शून्य हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। अगला है, ये इससे दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चिकने क्षैतिज सतह पर गुटके की गति जो होती है कैसी होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर हमारा आर है, आर ऊपर की ओर लग रहा है और ए त्वरण बल की दिशा में लग रहा है और इसका भार m है। एम जी इसको नीचे की तरफ लगने वाला बल है, तो यहाँ पे R बराबर एम जी हो जाएगा और A बराबर एफ अपान एम हो जाएगा। ये सूत्र आपके न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगला अगला जो फार्मूला है, R बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ पर ये एक बॉडी है m द्रव्यमान की, ऊपर R लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, तो इसका जो R बराबर सूत्र हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा और इसका जो त्वरण हो जाएगा A बराबर एफ कास थीटा अपान एम हो जाएगा। अगला है, तीन स्थिति यहाँ पर दिखाई गई हैं, तो जब तीसरी स्थिति हो जाएगी तो m है, त्वरण इधर लग रहा है और उसका भार नीचे की तरफ लग रहा है और इस पे जो कोण बन रहा है तो यहाँ पर r हो जाएगा, यानी भार हो जाएगा r बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा और इसका त्वरण हो जाएगा एफ कास थीटा अपान एम। तो अब इसमें है कुछ और संबंध पिंडों की गति आपके बोर्ड पे दर्शाया जा रहा है कि ए बराबर एफ अपान एम वन प्लस एम टू, यहाँ पे त्वरण हो जाएगा और इस पर जो फोर्स लगेगा यानी आंतरिक बल लगेगा वो m1 एफ बटे m1 प्लस m2 लगेगा। आपको ये पता होना चाहिए। अगला है तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तीसरी स्थिति है
कि M1 प्लस M2 इंटू एफ अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ये काफ़ी अच्छा है आपके एग्जाम के लिए, आपको इसको एज इट इज़ याद करना है। तो आपको ये याद रखना है कि जब एक लोलक है, लोलक पर दो द्रव्यमान M1 और M2 लटका दिए गए हैं और M1 G1 तथा M2 G2 उन पर नीचे की ओर द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल लग रहे हैं, तो इनके जो बीच ग्रेविटी होगी A बराबर होगा M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 इंटू जी M1 प्लस M2, और इनका जो आवर्तकाल हो जाएगा, आवर्तकाल होगा M1 प्लस M2, ये होगा M1 प्लस M2 इंटू एफ अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, और जो उनका टाइम पीरियड होगा यानी आवर्तकाल होगा 2M1 इंटू M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू जी, और जो इनका आवर्तकाल होगा यानी आवृत्ति होगी जो टूटी हो जाएगी, हो जाएगा 4M1 इंटू M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू जी हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले डायग्राम की तरफ। अगला जो है, अगला एक केस यहाँ पर एक ये बनता है कि एक पिंड ऊपर की ओर है और एक पिंड नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर लटका हुआ है, जैसे यहाँ पे ये दर्शाया गया है। तो इसमें जो एक्सीलरेशन हो जाएगा यानी त्वरण हो जाएगा ए बराबर M2 जी अपान M1 प्लस M2, और जो इसका आवर्तकाल हो जाएगा T बराबर M1 M2 अपान M1 M2 इंटू जी बटे M1 प्लस M2 हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। दोस्तों ये हमारा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट रहा, अब हम इसके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के बीच में हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम को ज़रूर शेयर करें। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आपको ये सीधे सीधे याद रखने हैं कि न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है वो व्यक्त करता है। तो दोस्तों जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व को व्यक्त करता है यानी इनर्शिया को व्यक्त करता है। तो आपको याद रखना है कि न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व को व्यक्त करता है, और न्यूटन के गति के नियम से हमें क्या मिलता है, बल की परिभाषा मिलती है। आपको ये भी याद रखना है कि किसी पिंड पर समरूप बल लगने पर स्थिर रहने वाली राशि क्या है। तो किसी बल पर जो समरूप यानी समान सतहों पर जो बल लगता है वो समरूप बल कहलाता है। तो जब समरूप बल किसी पिंड पर लगाया जाता है तो उसका त्वरण यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, यानी एक्सीलरेशन उसका नियत होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बल और समय जब तक कि बल कार्य करता है तो इसका गुणनफल कहलाता है। यानी आवेग दोस्तों क्या होता है, आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ यही पूछा गया है कि J बराबर F इंटू डेल्टा टी, यानी बल और समय जब तक किसी बल पर यानी बल और समय जब तक किसी बल पर कार्य करते हैं तो इसका गुणनफल क्या कहलाता है। तो इसका गुणनफल जो आवेग कहलाता है जो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, और संवेग में परिवर्तन क्या होता है, F इंटू डेल्टा टी होता है। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रैकेट नोदन का कार्यविधि आधारित है। तो रैकेट नोदन का जो कार्यविधि आधारित है और न्यूटन के द्वितीय नियम यानी संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। आपको ये याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा कि रैकेट नोदन न्यूटन के तीसरे नियम यानी संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, एक घोड़ा गाड़ी खींचता है तो जो बल घोड़े को आगे की तरफ बढ़ने में सहायता करता है और वह लगाया जाता है। दोस्तों न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार है कि जो एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है और जो बल घोड़े को आगे की तरफ बढ़ने में सहायता करता है तो वह लगाया जाता है पृथ्वी द्वारा घोड़े पर। इसका ऑप्शन बी फॉर बी एस एफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होता है जबकि लिफ्ट एक समान, यानी भार कब प्रतीत होता है, जब मंदन के साथ ऊपर जाती है। यानी लिफ्ट में वस्तु का भार कब कम प्रतीत होगा, जब मंदन के साथ वस्तु ऊपर की ओर जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड पर कार्यरत बल उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो बल होता है उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उस तो समय के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसका जो बल होता है, कार्यरत बल होता है, वन प्रोपोर्शन 1/t² के होता है। आपको ये भी याद रखना है कि जब किसी पिंड पर कार्यरत बल उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उसके समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई द्रव्यमान m प्रारंभ में विरामावस्था में है, इस पर एक नियत बल लगाया जाता है, तो इसके द्वारा किसी दिए हुए विस्थापन में प्राप्त अनुक्रमानुपाती वेग कितना होगा। दोस्तों 2016 बीएसएफ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोई द्रव्यमान m विरामावस्था में है और उस पर एक बल लगाया जाता है, तो स्थापन जो होगा वेग के अनुक्रमानुपाती होगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बी एस एफ 1/√m एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक 100 kg एलिवेटर केबल के तनाव 1000 किलोग्राम में भार है तो एलिवेटर क्या हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है किसी पिंड पर आवेग का मान बराबर होता है। तो दोस्तों अभी आपको हमने रिवाइज कराया है कि किसी पिंड पर जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इसका ऑप्शन ए फॉर एयरफोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा कि किसी पिंड पर आवेग का मान उसके संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। और संवेग क्या होता है? संवेग p बराबर होता है m इंटू वी। आपको ये भी पता रखना है कि संवेग क्या होता है? p बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। और आवेग क्या होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर, यानी f इंटू जे बराबर क्या होता है? f इंटू डेल्टा टी। जे जहाँ पर आवेग है और f बल है इंटू डेल्टा टी यानी समय अंतराल का गुणनफल, यानी जो उसका आवेग हो जाएगा, आवेग होता है जे, तो जे बराबर क्या हो जाएगा? f इंटू डेल्टा टी, ये आवेग होता है। और p बराबर एम बी संवेग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई गोली किसी बंदूक से दागी जाती है तो बंदूक प्रतिक्षेपित होती है, यानी जब कोई गोली बंदूक से दागी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर आती है। तो इस बंदूक पर प्रक्षेपित गति निम्न में किस प्रकार कम कर सकते हैं? यानी जब किसी वस्तु को हम भारी बना देते हैं तो उसमें झटका कम लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। ये है कि जड़त्व का गुण होता है। तो दोस्तों जो जड़त्व का गुण होता है वो प्रत्येक वस्तुओं में होता है, यानी जो जड़त्व का गुण होता है उसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान तो दोस्तों जो प्रत्येक वस्तु पे होता है, तो जो जड़त्व गुण होता है जो प्रत्येक वस्तु पर होता है। इसका ऑप्शन ए फॉर एयरफोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से जुड़ा निदेश तंत्र है। तो इसको ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि परिभाषा एक जड़त्वीय तंत्र है। ऑप्शन बी है जड़त्वीय तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी सूर्य के परितः घूम रही है। जड़त्वीय तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है। ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जड़ पृथ्वी से जुड़ा जड़त्वीय तंत्र नहीं है क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। जड़त्वीय तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है। इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति का जो तृतीय नियम है तो क्या है? किसी वस्तु पर कार्य करता है, ये भी एकदम करेक्ट है। परिणाम में समान होता है, ये भी एकदम करेक्ट है। विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये भी एकदम करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है दोस्तों। ये रहे हमारे थियोरेटिकल पार्ट और कुछ एग्जाम्पल। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।